अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। पाकिस्तान में सूरत हाल वैसे तो आपके सामने है कि काफ़ी सियासी तौर पर ख़राब सूरत हाल है, लेकिन अब उसमें मज़ीद शिद्दत आती चली जा रही है। बहरान में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब जो इजलास तलब कर लिया कौमी असम्बली का स्पीकर ने, उसके ऊपर अब एक नई बहस है इस वक्त पाकिस्तान में कि क्या ये इजलास आइनी है, कानूनी है या गैर आइनी और गैर कानूनी है। क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास सदर ममलिकत तलब करते हैं, समन करते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये स्पीकर जो कि पिछली असम्बली में स्पीकर थे, लेकिन इस नई असम्बली में जब तक नए स्पीकर का इंतखाब नहीं होता तब तक स्पीकर की कुर्सी पर इन्होंने बैठना था उस इजलास के शुरू होते साथ ही जब जो इजलास सदर ममलिकत ने बुलाना था, लेकिन वो क्या खुद ही इजलास बुला सकते हैं। अब ये एक कंट्रोवर्सी है। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इस पर जो सूरत हाल है वो इस व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर आ रही है कि तोड़ फोड़ के एक मुकदमे में और एहतजाज के एक मुकदमे में इस्लामाबाद में थाना तरनौल में दर्ज हुआ था। इमरान खान साहब की बरियत हो गई है और कुछ मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि उसको बहुत बड़ी ख़बर के तौर पे कि बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को मिला है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। इसकी क्या हकीकत है ये भी आपसे शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर MQM जो है उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं और उनकी ऑडियो लीक से उनको तो जो नुकसान हो रहा है सो हो रहा है। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी मज़ीद ज़मीबोस हो गई है और हो रही है। इस पर भी बात करेंगे कि उन ऑडियो लीक्स में MQM किस तरह बात कर रही है कि जी जाली मैंडेट है 100% या 200%। सबसे पहले खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनकी जो बरियत हुई है और ख़बर आई है कि जी बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत बड़ा रिलीफ है, इमरान खान को बरियत मिल गई। और इमरान खान, फैसल जावेद, असद उमर, अली नवाज़ अवान और मज़ीद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको अदालत ने बरी कर दिया है। और ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर साहब की अदालत थी। मुकदमा दर्ज हुआ था थाना तरनौल इस्लामाबाद में, ये उसमें बरियत हुई है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है इस खबर के रिपोर्ट होने से कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए थे, 9 मई 2023 को जब खान साहब की गिरफ़्तारी हुई थी और 9 मई के वाक़यात पर जो FIRs का इंदराज हुआ था, ये उसमें से एक मुकदमा है और इसमें बरियत हुई है तो बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन ये उसमें से मुकदमा नहीं है, ये 26 मई 2022 का मुकदमा है। आपको मालूम है कि 25 मई 2022 वो कॉल दी थी खान साहब ने और लॉन्ग मार्च हुआ था और वो KPK से चले थे और इस्लामाबाद तक आए थे, उसके बाद कॉल ऑफ कर दिया था। तो वहाँ पे 26 मई 2022 को एक मुकदमा थाना तरनौल इस्लामाबाद में दर्ज हुआ था खान साहब, असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज़ अवान और मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़। तो ये जो बरियत हुई है, इस बरियत का ताल्लुक़ 9 मई के किसी भी FIR से नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो लोग ये समझ रहे हैं या जो लोग इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 9 मई में कोई रिलीफ अदालत की तरफ से मिला है, तो अदालत की तरफ से 9 मई में कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये साल पुराना 9 मई 2023 से भी साल पुराना एक मुकदमा, जब नई नई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई थी और खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, ये तब एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें बरियत हुई है। लें जी, इसमें क्लैरिटी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि जो कौमी असम्बली का इजलास है तलब कर लिया गया है, अब क्या वो ठीक तलब हुआ है, वो आइनी है, वो कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि सदर ममलिकत का इख्तियार है, उनका प्रिविलेज है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करें, स्पीकर साहब नहीं कर सकते। जबकि जो मौजूदा इत्तेहाद है PDM-2, उनका मौक़िफ़ ये है कि सदर ने क्योंकि नहीं किया और आइन का तकाज़ा है कि इजलास तलब होना चाहिए था 21वें दिन जनरल इलेक्शन की तारीख़ के बाद, तो वो स्पीकर कर सकता है और स्पीकर ने किया तो सही किया। अब इसके ऊपर कानूनी पोजीशन क्या है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अपनी राय दे देता हूँ। और वैसे रेड कारपेट उन्होंने बिछा दिया है और इजलास कल उन्होंने तलब किया हुआ है, शेरवानियाँ पहन के कल उन्होंने वहाँ पे पहुँच जाना है। लेकिन कानूनी तौर पे जो सिचुएशन है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली ये कहता है दैट इट इज़ द प्रेरोगेटिव और द प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टू समन अ सेशन ऑफ द नेशनल, ही मे समन अ सेशन, यानी कि ये सदर का सवाब दीद है कि वो
कौमी असम्बली का इजलास तलब करे। और अगर आर्टिकल 50 के साथ मिलाकर आप इसको देखें तो आर्टिकल 50 जो कि मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट की बात करता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट है वो that consists of the president of Pakistan and the two houses of the parliament, यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली। यानी कि सिर्फ सेनेट और नेशनल असेंबली पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का ओहदा या दफ्तर भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये तीन अहम सतून है पार्लियामेंट के, सदर ममलिकत, सेनेट और कौमी असेंबली। तो सदर ममलिकत पार्लियामेंट से बाहर की कोई चीज़ नहीं है, पहली चीज़ ये आर्टिकल 50 में। फिर आर्टिकल 54 ये कह रहा है कि उस पार्लियामेंट का जब इजलास बुलाना है, समन करना है, तो वो सदर ममलिकत ने करना है। ये सदर ममलिकत का सवाब दी दिया, ये आर्टिकल 54 कह रहा है। अब सदर ममलिकत ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, तो वो फ़ैसला हो जाए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, तो वो उनका जो हिस्सा बनता है उनको दे दिया जाए। कोरम पूरा हो जाएगा, तमाम मेंबर्स पूरे हो जाएंगे, तो फिर मैं इजलास तलब करूँगा। लेकिन उधर आपको पता है कि आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भरपूर बहस हुई है और उसमें PTI के वकला भी पेश हुए हैं, मुखालफीन भी उनके सियासी जो हैं वो पेश हुए हैं। वो चाहते हैं कि नशिस्तें मखसूस हमारा जो हिस्सा है हमें मिले, वो चाहते हैं कि इससे भी इनको महरूम किया जाए और ये इनको ना मिलें। फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल महफूज कर लिया है। अब फ़ैसला क्या आएगा वो तो हमें पता लग जाएगा। बट इन द मीन वाइल इजलास कल तलब हो चुका हुआ है। अब ये इजलास की आईनी हैसियत पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल द सेशन फॉर टू समन द सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, और ना सिर्फ उसको समन करना बल्कि उसको पोस्टपोन करना। प्रोरोग का वर्ड इस्तेमाल हुआ, प्रोरोग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है आइन में कि सदर उसको समन भी कर सकता है, उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। अच्छा जी, अब सदर ने किया नहीं तो वो कहते हैं जी स्पीकर ने कर लिया। क्या स्पीकर कर सकता है? सवाल ये पैदा होता है। अब स्पीकर का जो इख्तियार है ना, वो जो काम सदर का करने वाला है वो स्पीकर किस सूरत में कर सकता है? एक तो वो इस सूरत में कर सकता है कि अगर जो है सदर अपनी सीट पर अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पे आर्टिकल 49 बात करता है कि जब सदर साहब एब्सेंट हैं, मुल्क से बाहर हैं या बीमार हैं या वो ओहदा खाली हो गया, तो उस सूरत में पहले चेयरमैन सेनेट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अगर चेयरमैन सेनेट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर स्पीकर नेशनल असेंबली विल विल बी दी एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि सदर के जो इख्तियारात हैं उनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये सूरत हाल है नहीं। सदर साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, और अगर सदर ना भी हो तो चेयरमैन सेनेट की पहली बारी आती है, फिर स्पीकर की आती है। तो इस सूरत हाल में जब सदर भी मौजूद है, चेयरमैन सेनेट भी मौजूद है, क्या स्पीकर कर सकता है? अपेरेंटली जवाब है कि नहीं, स्पीकर नहीं कर सकता, क्योंकि सदर अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरा, वो जो कह रहे हैं ना कि सदर ने क्योंकि नहीं बुलाया तो स्पीकर के पास इख्तियार है बुलाने का, इसके ऊपर भी आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 3 बहुत क्लियर है, जिसमें वो बात करता है कि कब स्पीकर का इख्तियार है, कि कब स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुला सकता है। उसमें आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि स्पीकर तब इजलास बुला सकता है कौमी असम्बली का जब उसे एक रिक्वेजिशन यानी कि एक रिक्वेस्ट है signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, यानी कि तकरीबन 1/4 टोटल जो कौमी असम्बली की मेंबरशिप है उसमें से 1/4 मेंबर जो हैं वो एक रिटन रिक्वेजिशन साइन करके कम से कम 1/4 स्पीकर को दें कि आप इजलास तलब करें कौमी असम्बली का, तो वो इजलास तलब कर सकता है। और नेशनल असेंबली का इजलास तलब होगा विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस रिक्वेजिशन, यानी कि जब कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी 1/4 अक्सरियत, उनकी 1/4 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप एक रिटन रिक्वेजिशन साइन करके स्पीकर साहब को देंगे, तो 14 दिन के अंदर स्पीकर साहब इजलास बुला सकते हैं। ये सिर्फ वो वाहिद सूरत हाल है जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास बुला सकता है, इसके अलावा वो नहीं बुला सकता। लेकिन ये इस आर्टिकल का सहारा मौजूदा स्पीकर इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि मेंबर्स तो है ही नहीं, असम्बली तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ स्पीकर भी पिछली असम्बली का है, जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं होता तो नए सेशन में
ये पुराना स्पीकर तब तक ही बैठा होगा जब तक कि नया स्पीकर इलेक्ट नहीं होता। और आर्टिकल 53 ये कहता है कि जनरल इलेक्शंस के बाद फौरी तौर पे जब इजलास तलब होगा तो पहला काम ये होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा और सारे काम फिर वो नया स्पीकर करेगा। तो ये उस सूरत में हो सकता है कि नया स्पीकर बैठ जाए और फिर उस नए स्पीकर को 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर जो हैं वो रिटन रिक्वेजिशन साइन करके दें, तो फिर वो 14 दिन के अंदर बुला सकते। ये वाला स्पीकर इसलिए नहीं बुला सकता क्योंकि इसके पास तो 1/4 की वो रिक्वेजिशन है। जब मेंबर ही नहीं है तो रिक्वेजिशन नहीं है, और जब रिक्वेजिशन ही नहीं है तो ये इख्तियार ही नहीं है। तो मेंबर है ही नहीं, मेंबर्स ने तो अभी हल्फ उठाना है, तो वो तो तब हल्फ उठाएंगे जब इजलास तलब होगा। वो इजलास सिर्फ सदर ममलिकत बुला सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 54। तो ये मैंने आपको आइन का आर्टिकल्स का हवाला दे दिया कि आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 3 में स्पीकर का वाहिद ये सिचुएशन है जिसमें वो इजलास को तलब कर सकता है, और ये वाली सिचुएशन इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। तो मौजूदा अब सिर्फ वाहिद जो एक पीडीएम के पास बचता है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। यानी कि उन्होंने कहा है आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 में कि नेशनल असेंबली को 21वें दिन आम इंतखाबात की तारीख से 21वें दिन उसका इजलास तलब होना चाहिए, उसको इन सेशन आना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल उससे पहले सदर पाकिस्तान उस इजलास को तलब कर ले, नहीं तो फिर 21वें दिन तो मिलना चाहिए नेशनल असेंबली। तो ये वाहिद वो आर्टिकल है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि नेशनल असेंबली का इजलास होना चाहिए। लेकिन इसमें भी जिक्र है सदर पाकिस्तान का, स्पीकर का जिक्र नहीं है। तो अब मुझे ये लग रहा है सिचुएशन जो है उसमें जो ओवरऑल जो लॉ, जो कानून, जो आइन, जो आर्टिकल्स मैंने अभी आपको बताए उसकी रोशनी में इख्तियार तो डिस्क्रेशन स्वाबदीद तो सदर ममलिकत की है, लेकिन अब उस डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज इस वक्त कर लिया है स्पीकर ने। वो भी उस स्पीकर ने जो कि पुराना स्पीकर है, नया स्पीकर तो अभी इलेक्ट होना है, और पुराना स्पीकर नए स्पीकर का इख्तियार और विदाउट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स रिक्वेजिशन जो रिटन साइन मैंने आपको कहा उसके बगैर इजलास तलब नहीं कर सकता, लेकिन उसने कर लिया। तो अब इस इजलास की क्या कानूनी हैसियत है, इसके ऊपर सवाल उठ गया है। पीटीआई कहती है गैर कानूनी है, पीटीआई के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अपना इजलास तलब करेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान में सूरत हाल है ना कि हर चीज़ का शराजा बिखरा हुआ है, एक केओस है, एक बदनज़मी है, ठीक है, वो इधर भी शुरू हो गया, काम आते साथ ही शुरू हो गया। यानी कि PDM 2 का जो इब्तदा है, आगाज़ है, उसमें आते साथ ही शुरू। इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि आने वाला टाइम जो है, साल 2 साल, वो कैसे गुजरने वाले हैं PDM के, जब तक ये हुकूमत में होंगे। वैसे तो ये कहते हैं हम 5 साल हैं, लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा देर मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही विद दिस कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन इन दी फाउंडेशन जो कि जिस तरह से हुआ है, और फिर जिस तरह से इजलास तलब हो रहा है, जिस तरह से रिज़र्व सीट्स का मामला हो रहा है, PTI को महरूम रखा जा रहा है, वो रिज़र्व सीट्स भी, और फिर धांधली जो ऑलरेडी फॉर्म 45 45 दे या 47 दे MNA MPA जो डिबेट ऑलरेडी आप जानते हैं सारी हो रही है। तो अब ये इवेंचुअली मुझे लगता है कि मामला चला जाना है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो PTI ने भी ले जाना है, हो सकता है कोई और भी ले जाए इसके, कोई बार काउंसिल्स वगैरह में से कोई ले जाए इसको, और फिर सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली शायद इसके ऊपर फाइनल हतमी डायरेक्शन या उसके ऊपर फाइंडिंग देगा इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जी ये जो इजलास तलब हुआ है, या हालांकि वो कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के द कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन देन द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसमें कोई इलीगैलिटी कमिट होती है देन द कोर्ट्स कैन कम अप विद अ फाइंडिंग। तो ये इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ये सारे आर्टिकल सामने रख के फैसला करेगा कि ये इजलास सही तलब हुआ है। और अगर सदर ममलिकत इसको मौखर करें ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि रिजर्व सीट्स का फैसला कर दें फिर मैं तलब करूं, उसमें आप इस तरह का तौर ना करें, तो वो दुरुस्त है या वो गलत है, और हर सूरत 21वें दिन ये तलब होना ही था। और क्या पुराना स्पीकर जो जाने वाला स्पीकर है वो इस इजलास को तलब कर सकता है? और मतलब कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे इतना बड़ा सवालिया निशान है, तो मेरे ख्याल में PDM को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि
नेशनल असम्बली के आगाज़ के ऊपर भी इतना सवालिया निशान आ जाए तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिधर इलेक्शन सारा सवालिया निशान पे खड़ा हुआ है वहाँ पे ये भी ऐसे हो जाएगा तो वो कहते हैं कि हमने तो काम ही चलाना है, डंग टपाना है जिसे कहते हैं, तो वो हम टपाएंगे। तो ये है जी सिचुएशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देगा वो हमें पता लग जाएगा, फ़ैसला महफूज हो चुका हुआ है। अब क्विकली मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात हैं बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ पीटीआई वाले अब बात नहीं कर रहे, अब तो ये ऑडियो लीक सामने आ गई जी एमक्यूएम की, जिसमें ये कामरान टिसौरी, मुस्तफ़ा कमाल दोनों की अपना ये लीक सामने आई है, जिसमें वो भी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है इसमें मैंडेट चोरी हुआ है। अब गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की जो है ऑडियो लीक्स, उसमें वो कह रहे हैं जी कि हमारा मैंडेट 100% जाली है। तो हमने कहा है कि कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका 200% जाली मैंडेट है, यानी कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है साढ़ा तो 100% जाली है, वो 200% वाले भी आएंगे नहीं, और हमारा इशारा इनकी तरफ ही था। अब फैसला राब्ता कमेटी ने करना है कि हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, अब इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं, इनको सदर, चेयरमैन, सेनेट और 2 गवर्नर्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप एमक्यूएम को ना दी जाए। अब चाहे गवर्नरशिप हो, इसका फ़ैसला एमक्यूएम ने करना है, इनकी डिक्टेशन पर काम नहीं होगा। मज़ीद कामरान टिसौरी ने कहा इसमें कि हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में भी गए तो हशर और बुरा होने वाला है। यानी कि हुकूमत ज्वाइन कर लें और हमें कुछ मिले भी ना तो हशर और बुरा होने वाला है, सिर्फ एक वजारत मिल रही। हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे वोटर नाराज़ हुआ है। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था, आज हमें वोट नहीं मिला। ये अपनी ऑडियो लीक्स में वो इतराफ़ कर रहे हैं, हालांकि वैसे आपको पता नताइज कहते हैं एमक्यूएम ने कराची स्वीप कर लिया है, कामरान टिसौरी सारा एमक्यूएम ने स्वीप कर लिया, लेकिन वो अपनी ऑडियोज़ में कह रहे हैं हमें वोट शोट कोई नहीं मिला, पहले 7 सीटें मिली थी, अब वो भी वोट नहीं मिला, हमें उतना भी नहीं मिला। एक शख्स को गवर्नर बनवाना चाहते हैं, शख्स का नाम खालिद मकबूल को पता है। अच्छा, दूसरी जानिब एमक्यूएम ज़राए का कहना है कि कामरान टिसौरी हुकूमत साजी के लिए होने वाली मुज़ाकरात पर राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे, जहां उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। अच्छा जी, ये एक तो कामरान टिसौरी का, दूसरा मुस्तफ़ा कमाल की भी एक ऑडियो लीक्स है जिसका उन्होंने इतराफ़ कर लिया है कि जी हाँ ये मेरी ऑडियो लीक है, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि क्योंकि बात कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि क्योंकि एमक्यूएम को जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट जिस तरह का मिला है वो पीएमएलएन को भी पता है, तो इस वजह से पीएमएलएन ने कोई ख़ास भाव नहीं दिया एमक्यूएम को जब हम मुज़ाकरात करने के लिए लाहौर गए थे। यानी कि इम्प्रेशन उस गुफ्तगू का ये है कि क्योंकि मैंडेट दुरुस्त नहीं है, जाली है एमक्यूएम का, तो उनको पता है कि ये मैंडेट इनका, इस वजह से एमक्यूएम को इतना भाव नहीं दिया जा रहा। और मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ये जो लीक्स हुई हैं हमारी ऑडियो, हमें पता लग गया है कि एमक्यूएम लंदन के कुछ लोग अभी भी हमारी पार्टी के अंदर हैं, ये किन्होंने लीक किया हमने ट्रेस कर लिया। बहरहाल वो एक अलग बहस है कि किन्होंने लीक की है, एमक्यूएम लंदन के लोग हैं नहीं है, लेकिन कंटेंट्स को कन्फेस किया जा रहा है मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से भी, और कामरान टिसौरी की ऑडियो लीक्स के कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो इलेक्शन तो आपको पता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी, अब तो वो लोग जो हुकूमत में बैठने जा रहे हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये रिग्ड है, जाली मैंडेट है, चोरी शुदा मैंडेट। इस वीलॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।